हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमारे चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दे ताकि पढ़ते वीडियो आप तक। तो फ्रेंड, सीटेट 2021 जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए मैं आज जून 2021 का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर पर्यावरण अध्ययन लेके आया हूँ, जिसका कि ऑफिशियल आंसर की मैं जो आंसर दिया गया है वो मैं बताऊंगा। अंत तक वीडियो में आप बने रहें दोस्तों। तो जो पर्यावरण जो अध्ययन है EVS, तो उसके जो आज प्रश्न है मैं 15 प्रश्न करूंगा, जिसका कि सबसे पहला क्वेश्चन है। इससे पहले दोस्तों, अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो इससे पहले मैं जो भी वीडियो बनाया हूं और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड, वह है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दत्त कार्य के संबंध में, जो दत्त कार्य होते हैं उसे होमवर्क कहते हैं। तो होमवर्क में कौन से संबंध हैं? तो पहला है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है, ऑप्शन 1 है। दूसरा है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता होती है। अगला है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और अगला जो ऑप्शन है वो है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इन चारों में से जो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आंसर डी। दत्त कार्य जो होमवर्क होता है बच्चों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो घर आए और उस होमवर्क का जो आंसर हो वो उस सूचना में खोजे, अपने बुक में खोजे और अपने विचार को प्रकट करे। एक नए विचार से जो भी उस प्रश्न का आंसर हो वो अपने होमवर्क को कंप्लीट करे। और जिससे क्या होता है उसको उच्चारण करने में, और इससे क्या होता है बच्चों को एक अवसर प्रदान होता है सूचना को खोजने में। सूचना को खोजने में क्या होता है? अवसर प्रदान होता है। तो अवसर एक टैग वर्ड है दोस्तों। फ्रेंड, आज का अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। तो पर्यावरण जो अध्ययन है सरल प्रयोग, तो कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जो सरल प्रयोग या निदर्शन किया जाता है। अगला है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने, अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए। पैना मन से होता है तेज करना, अच्छा करना। तीसरा ऑप्शन है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करना। उच्च कक्षाओं में जो भी चीज़ किया जाता है, जो पढ़ाया जाता है उसका अनुकरण करना। और आज का अगला ऑप्शन जो है वह है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इस चारों का में से जो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी। इसका है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो यहाँ एक वर्ड है स्वयं सीखना। तो यहाँ जो है बच्चे खुद एक्टिव हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड सेंटर है दोस्तों। तो बच्चे खुद जहाँ एक्टिव होंगे तो आप समझिए वो पॉजिटिव वर्ड है और वो आंसर होना लाजमी है। और दूसरा जो है पैना करना, मतलब बच्चे जब खुद से करेंगे तो ऑटोमेटिक है वो तेज बनेंगे और उसका जो बेहतर से बेहतर आगे का जो फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा। अगर बच्चे खुद से नहीं करेंगे, टीचर करेंगे, बच्चे देखेंगे, तो इसका मतलब बच्चे कुछ सीखे नहीं, वो सिर्फ अवलोकन किए, देखे। इसलिए बच्चे जब कोई कार्य में एक्टिव हो तो आपका सटीक आंसर हो सकता है। ये पॉजिटिव टैग भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा नाम की लड़की है जो गांव में रहती है और लड़की लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है।
पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। दूसरा ऑप्शन है ईंधन में जलने के उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके सांस नली में जम गई होगी, ऐसा हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई हो। और चौथा जो है वो है दोस्तों जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी होती होगी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों जलते हुए उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। जो काला धुआं होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्योंकि सबसे पहली बात, और तीसरा ऑप्शन भी आप हो सकता है, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सोचते होंगे कि यहाँ तीसरा ऑप्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इस दोनों में अंतर क्या है? जैसे लकड़ी या गोबर इस तरह का जो भी हम ईंधन जलाते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती है, नहीं निकलती है। उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, काला धुआं निकलती है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, जितने भी वाहन चलती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो फ्रेंड क्लियर हो गया होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। आज का जो अगला प्रश्न है वो है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। तो शैक्षणिक भ्रमण की जो योजना बनाई, भ्रमण के दौरान बच्चों की आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? जब आप भ्रमण पे जाएंगे कोई भी एक शिक्षक के रूप में, तो आपके बच्चों से क्या अपेक्षा रहेगी? तो पहला जो इसका है वो है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी जो है अवलोकन करना, बिना पूछे अवलोकन करना। दूसरा जो ऑप्शन है वो है उन्हें आनंद उठाने देना चाहिए। तीसरा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। चौथा ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा 64 का। क्योंकि आप जब बच्चे को भ्रमण पे ले जाते हैं एक शिक्षक के रूप में, तो उन्हें यह ध्यान में अवलोकन करना चाहिए कि टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए। जो भी चीज़ वो देखे उसे एक टिप्पणी, जो भी उसको आशंका हो उसे लिखना चाहिए या माइंड में रखना चाहिए। बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ जो है ना अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए कि मैंने ये देखा, इसमें ये कमी है, इसमें ये क्या है। तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं वो पूछना चाहिए। इससे जो है शैक्षणिक भ्रमण जो है जो सदृश्य होती है, वास्तविकता आती है। अगला जो है ऑप्शन है वो बहुत ही रोचक प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है कि आप 2 बॉक्स आप देख रहे हैं, तो रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 जो है ढेरिया में अलग अलग रखती है, 2 ढेरिया में। तो पहला में जो है जैसे केले का छिलका है, सब्जियां के छिलके हैं, सूखी पत्तियां आदि हैं। दूसरे में जैम की बोतल है ना। उसके बाद क्या कहते हैं सॉस की बोतल है, उपयोग में लाई गई है ना टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक आदि हैं। तो कहते हैं इसमें रानी ने 2 ढेरियों में जो कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो पहला ऑप्शन है दुर्गंध है, पहला जो है कहता है दुर्गंध है या दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है। दूसरा जो है वो है कि अपघटित होने वाले हैं और अपघटित नहीं होने वाले हैं। तीसरा ऑप्शन है पुनःचक्रित किया जा सकता है, पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता है।
चौथा जो है घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। तो डब्बे कहने का मतलब है इसका जो आंसर सही होगा वो होगा बी। जो केले का छिलके हैं, सब्जियां हैं, ये अपघटित हो जाते हैं, मतलब ये सड़ गल जाते हैं, जबकि अपघटित नहीं जो होते हैं वो हैं जैसे जैम का बोतल, प्लास्टिक वगैरह, ट्यूब वगैरह, ये अपघटित नहीं होते हैं, ये गलते नहीं हैं। आज का अगला और 66 प्रश्न है। 66वां प्रश्न जो है दोस्तों वो है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं लेते हैं, दोपहर के अक्सर बाद नहीं लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो जब बच्चे पाठ में रुचि नहीं लिए, क्लास में ऊब जाएं, तो आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है फ्रेंड। पहला ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा तो कहेंगे नहीं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे और प्रकरण को तुरंत बदलेंगे या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इस चारों ऑप्शन में जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि जब बच्चे ऊब जाते हैं तो उसको एक अनेक बहुआयामी बुद्धि का अपनाना चाहिए ताकि बच्चे उभे नहीं और पढ़ाई भी मेरा जारी है, उसको नॉलेज भी मिले। तो एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, अगर बच्चे जो दृश्य श्रव्य सामग्री है बच्चे इसमें रोचक लेते हैं, जो ऑडियो विजुअल जो टीएलएम होता है सबसे बेस्ट टीएलएम होता है, तो उससे आप बच्चों को व्यस्त भी रख सकते हैं और ये रोचक भी बना सकते हैं ताकि उसके ताजगी भी आएगी, वो पढ़ेंगे भी, वो उभेंगे नहीं। अगला प्रश्न है आज का 67 प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऐसा कौन सा कार्य होगा जो कि आप बच्चों को नहीं करने को कहेंगे? तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो यह पता लगाने के लिए हम बच्चों को जरूर कहेंगे, ये तो नहीं है, नेगेटिव ऑप्शन हमको खोजना है। दूसरा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी सही है, पॉजिटिव है। अगला जो है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। और अगला ऑप्शन है इसमें कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की जो है सामग्री ले जाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी दोस्तों, कि जो चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी अगर बच्चे खाना लेके जाते हैं तो ये एक तरह का दुर्घटना हो सकती है। अगर वो बच्चे खाने को किसी भी जानवर को देते हैं, हो सकता है वो जानवर बच्चों पर हमला कर दे, तो इसीलिए खाने की जो सामग्री है वहाँ पे जानवरों के लिए ले जाना ये वर्जित होगा। अगला प्रश्न है आज का 68वां प्रश्न कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। जो बीज अंकुरण होता है वो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाकर अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, और है बीज बोने, अंकुरण विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने को कहना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादन करने के लिए। इसमें हर जगह बच्चा जो है एक्टिव है, बच्चा सक्रिय है। जैसे
अंकुरित बच्चा जो क्या है, सक्रिय है। तो बच्चे यहाँ एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, बच्चे बीज बो रहे हैं, बच्चे बीजों का अवलोकन भी कर रहे हैं और बच्चे चित्र बनाने में गतिविधि में भी बिजी हैं। तो बच्चे यहाँ हर जगह जो है क्या एक्टिव हैं। तो इसलिए आंसर जो होगा इसका डी होगा। ए बी सी इसलिए नहीं होगा, यहाँ जो अंकुरित बीज को फोटो दिखाना तो ये शिक्षक का काम है, तो बच्चे यहाँ एक्टिव नहीं हैं। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया का स्पष्ट ये भी शिक्षक कर रहे हैं, बच्चे एक्टिव नहीं है। बोर्ड पर चित्र बनाने, अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना ये भी शिक्षक का काम है, शिक्षक एक्टिव है, बच्चे एक्टिव नहीं है। तो चौथा ऑप्शन में ही हम बच्चे जो है एक्टिव हैं, इसीलिए जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, तो बच्चे एक्टिव होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आज का, फ्रेंड मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारियां हैं? तो कौन सी बीमारियां हैं? तो इसका जो पहला ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा एनीमिया, मोटापा स्कर्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, क्योंकि जो पहली लड़की है मीरा वो समोसा खाती है, इसमें भी फैट है, कटलेट में फैट है, डबल रोटी में फैट है, तो ये सारे में फैट है, इसलिए क्या होती है मीरा को मोटापा की बीमारी हो जाती है। जबकि दिव्या जो है भोजन पसंद करती है जिसमें कि लौह तत्व की कमी है, मतलब वैसे भोजन दिव्या खाती है जिसमें कि लौह तत्व नहीं हो, आयरन की मात्रा नहीं हो। अगर आयरन की मात्रा की जो कमी से जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया, इसीलिए दिव्या को कौन सी बीमारी है? एनीमिया बीमारी है। दोस्तों अगर हमारा क्लास अच्छा लगे, किसी तरह का अगर आपको मन में प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो नींबू जो है वो साधारण पानी में डूब जाता है, तो नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक है। तीसरा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक है। चौथा, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में घनत्व अधिक हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और आप ऐसा करके भी देख सकते हैं, अगर नींबू है तो आप 2 कटोरी लेंगे, एक में नमक जो है घोल देंगे और एक में सादा पानी, आप नींबू दोनों में डालेंगे, आप देखेंगे कि जो सादा पानी में है नींबू डूब जाती है और नमकीन पानी में नहीं डूबती है, तो नमक की मात्रा अधिक लेंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आज का 71वां प्रश्न है, पके हुए चावल जो रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, मतलब रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं? तो जो फ्रीज में अक्सर सामान लोग रखते हैं तो लंबे समय तक रहती है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे समय होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं और ऐसे रसायन होते हैं, तो रसायन वगैरह कुछ। अगला है कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, और इसका अगला है ऑप्शन कि रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान। अगला है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों, जो 71 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि कम तापमान जो है रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो रोगाणु जो निष्क्रिय हो जाते हैं मतलब वो कोई कार्य करने के लायक नहीं होते, इसलिए भोजन को विषाक्त नहीं कर पाते हैं वो। अगला प्रश्न है आज का 72वां प्रश्न, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो रक्त की जो जांच होती है किसकी उपस्थिति में हम कहेंगे कि मलेरिया है? तो वो है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। अगला है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं
अगला है रक्त में मच्छर की लार्वे। अगला है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए दोस्तों, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी का जो पहचान हम कर सकते हैं। इसका अगला प्रश्न है आज का फ्रेंड, पर्यावरण अध्ययन। जो पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग करना। तो पर्यावरण अध्ययन में कविता कहानियाँ का प्रयोग करना कहाँ तक सही है? तो उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ्य को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और अगला ऑप्शन है बच्चों की विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी। इसका सही आंसर होगा कि जो कक्षा में जो अवधारणा होती है कविता कहानियाँ सुनाने का पर्यावरण की कक्षा में, वो होती है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने का योग्यता। क्योंकि कहानियों में जो होते हैं बच्चे अक्सर खो जाते हैं और वो कहानियों में चले जाते हैं। कविताओं में भी ऐसी ही होती है, ताकि बच्चों को आनंद भी आती है और एक नए चीज़ और उस दुनिया में खो जाते हैं। जैसे कविता ही पढ़ें तो इतना आनंद मोहित हो जाते हैं बच्चे या टीचर, ताकि उसमें आंतरिक एक आत्मा में चले जाते हैं, तो विकास करने की मदद मिलता है। तो इससे कहानी और कविता जो है कविता के रूप में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में ऐसा अवधारणा लानी चाहिए। आज का जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी विश्वनी, मेघा पाटकर, और है जो अगला ऑप्शन है वो है ए के बनर्जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। ये जो हुआ था उत्तराखंड में हुआ था दोस्तों। और चिपको आंदोलन में हुआ था क्या कि जब पेड़ की कटाई अंधाधुंध होने लगी तो पेड़ को बचाने के लिए सारे पेड़ में चिपक गए थे और उस पेड़ को मनुष्य जो है काटने नहीं दिए थे। और इसका जो अगुवाई किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने किया था। आज का अगला और 75वां प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा, फिर मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा फ्रेंड। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो विटामिन होते हैं वो ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास में हमें ताकत बनाते हैं और हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी फ्रेंड, क्योंकि विटामिन जो है हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में हमें आवश्यक होती है, इसलिए विटामिन लेनी चाहिए। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इससे भी बेहतर वीडियो के लिए हम कुछ कमेंट भी करें। अगर आपको वीडियो में किसी तरह का त्रुटि हो या फिर किसी तरह का प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट करें दोस्तों।